ऑपरेशन सिंदूर ये पॉज हुआ है, लेकिन ये पॉज ने भारत देश का न्यू नॉर्मल डिसाइड किया है। और आज के लॉन्ग वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और नया ऑपरेशन केलर क्या हुआ, कौन इसमें जीता और इंडिया भारत के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, कैसे हम पाकिस्तान को कंट्रोल में रख पाएंगे और पीस से पीसेस कैसे कर पाएंगे हमारे एनिमी कंट्री जो ऑलरेडी एक भिखारी स्टेट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से जय जवान और जय हिंद, और मेरे तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। और सलाम करते हैं हमारे ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस, हमारे एयरफोर्स को, हमारे नेवी को, हमारे कोस्टल गार्ड को, हमारे आर्मी को और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो हमारे देश के रियल हीरोज हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे अमेजिंग लीडरशिप लेसन्स के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए और अपने आप को एक अमेजिंग लीडर और एंटरप्रेन्योर बनाइए। फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान। ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लोग रोड पे मोर्चा निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान का पीएम खुद रात को 11:30 बजे उनके लोकल टाइम पे आके बोलता है हम जीत गए और इंडिया ने यूएसए के सामने भीख मांगी और हमने उन्हें बख्श दिया। और पाकिस्तान का ये नरेटिव कुछ लोग बाय कर रहे हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान को ये डिफिकल्ट टाइम में भी आईएमएफ में से $1 बिलियन लोन मिल गया, जिसका मेंबर इंडिया भी था। तो पाकिस्तान को तो इसमें करारा जवाब मिला है। अपेरेंटली 100+ टेररिस्ट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट नाइट पे और 51 से ज्यादा सिविलियन और सोल्जर्स पाकिस्तान ऑफिशियली क्लेम कर रहा है। 11 से ज्यादा एयरपोर्ट गए, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। नूर खान जो उनका वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स था मिलिट्री के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां पे स्पेसिफिक टारगेट किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे कंट्रोवर्सी में है किराना हिल्स। क्या भारत ने वहां पे ब्रह्मोस डाला? क्या वहां पे रेडिएशन लीक हुआ या न्यूक्लियर बॉम्ब्स लीक हुए? क्यों पाकिस्तान में 2 दिन लगातार लो भूकंप आ रहे हैं? तो क्या न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है? शायद कहानी का ये ट्विस्ट है, ये सत्य है जो भारत खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन एक करारा थप्पड़ जरूर दिया है। और ऑफ कोर्स भारत देश ने ये वॉर में कुछ खोया है, कुछ लोग शहीद हुए हमारे सोल्जर्स 5, लेकिन भारत ने ये बोला है कि अब से हम गोली आप चलाओगे, हम यहां से गोला छोड़ेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। बट ऑपरेशन सिंदूर अचानक स्टॉप हुआ। और सरप्राइज की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये सीज फायर होता है अनाउंस, वो रात को भी ड्रोन्स आते हैं और वो न्यूज को इंडियन गवर्नमेंट दबा देता है। इनफैक्ट एक दिन बाद शांति होती है और 3rd डे ऑफ द सीज फायर वापस टेररिस्ट घुसते हैं और कुछ ड्रोन्स आते हैं श्रीनगर और पंजाब में, बट ये न्यूज दबाया जाता है। और एक ऑपरेशन लॉन्च होता है जिसका नाम है ऑपरेशन केलर, जो टेररिस्ट को मारने में लगाया जाता है। 3 टेररिस्ट ऑफ लश्कर ए तैयबा इसमें मारे जाते हैं, मैनहंट चालू है। लेकिन ये पूरा कहानी में ट्विस्ट क्यों है? मुझे लगता है न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का कहानी सही हो सकता है, या तो फिर यूएसए या चाइना से धमकी मिला भारत देश को, जो मजबूर हो गया कि वो वॉर मल्टीपल फ्रंट्स पे नहीं लड़ पाएंगे, इकोनॉमी खराब हो जाएगा, और इसके लिए भारत ने ये सीज फायर स्वीकार किया। भैया, अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
सीज फायर अनाउंस होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट डाल देते हैं कि भाई मैंने सबको समझा दिया और शांति होने वाला है, गुड लक जेंटलमैन। मोदी जी जब देश को संबोधित करने वाले रहते हैं रात को 8 बजे, थोड़ा लेट करते हैं, उसके पहले भी ट्वीट आ जाता है कि मैंने ट्रेड का लालच देके दोनों को समझाया। यानी डोनाल्ड ट्रंप का और यूएसए का इसमें जरूर हाथ है और कहीं ना कहीं इंडिया को यूएसए का सुनना पड़ेगा क्योंकि उनकी मिलिट्री और इनका इकोनॉमी इतना बड़ा है। लेकिन यूएसए में ये पूरे कहानी में अपने 2 फायदे बहुत मजबूत से निकाल लिए। पहला, चाइना के साथ जो युद्ध चल रहा था उनका ट्रेड वॉर, उसको उन्होंने शांति में पीस में कन्वर्ट कर दिया। स्विट्जरलैंड में निगोशिएशंस होता है और दोनों ने अपने टैरिफ को 90 डेज के लिए पॉज कर दिया और मोर देन 100% रिडक्शन कर दिया और ये यूएस और चाइना के लिए विन विन है और भारत के लिए जोरदार झटका। तो क्या ये वॉर यूएस या चाइना या और किसी ने कराया? और भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि इंडिया यूएसए पे मिलिट्री के लिए डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए ने बार बार बोला है और दिखाया है कि आप हम पे डिपेंडेंट रहो और हम आपको लुटते रहेंगे। खास करके हमें प्रेशर किया गया था कि आप फाइटर प्लेन हमसे लीजिए, लेकिन हमने फ्रांस डसॉल्ट से रफाइल प्लेन्स लिए थे। हम रशिया से भी सैंक्शन के खतरे के बावजूद भी हमने हमारे S-400 जो एयर को प्रोटेक्ट करता है एंटी एयर डिफेंस के लिए, वो भी रशिया से लिया और इजराइल से लिया। तो आज भी हम इजराइल रशिया से और फ्रांस से ज्यादा लेते हैं और अमेरिका से कम लेते हैं और ये डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि इंडिया को अब अगले 10 साल में अगर पैसे डालने हैं तो मेक इन इंडिया डिफेंस में डालना चाहिए। तो इंडिया को ये यूएसए से अच्छा वार्निंग मिल गया कि हम यूएसए पे डिपेंड नहीं कर सकते। यूएस सिर्फ अपना प्रॉफिट और अपना दादागिरी देखता है, किसी का भला चाहता नहीं है। सेक्शन 3, चाइना। ये पूरे गेम में चाइना ने बोला कि पहलगाम में जो बहुत दुख था, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके ऑल वेदर फ्रेंड है और पाकिस्तान के ऊपर आँच आए तो हम भी उतरेंगे जंग में। और इंडिया को खास करके ये हम सब इंडियंस को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा युद्ध कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं है, आर कंपैरिजन इज विद चाइना। उनका इकोनॉमी हमारे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका लेबर हमारे से ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उनके इनोवेशन, एआई, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना के बराबर आज नहीं है और एज इंडियंस हमें ग्रो अप करना चाहिए। लेट्स कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइना। इमेजिन करो ये वॉर में इंटरनेशनल प्रेजेंस से हमें सिर्फ इजराइल से ओपन सपोर्ट मिला, रशिया से ठीक ठाक सपोर्ट मिला, बाकी किसी से भी ओपन सपोर्ट नहीं मिला। पहलगाम अटैक में एक नेपाली हिंदू की मृत्यु हुई। बांग्लादेश हमसे अगेंस्ट है, चाइना पाकिस्तान हमसे अगेंस्ट है, श्रीलंका में भी चाइना के अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स है और मालदीव्स भी हमारे अगेंस्ट है। तो हम चारों ओर दुश्मनों से जुड़े हुए थे, हमारा आजू बाजू कोई दोस्त नहीं है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना के साथ साथ टर्की फील्ड में आ गया, टर्की के साथ साथ अजरबैजान, उज्बेकिस्तान फील्ड में आ गए। अब इमेजिन करो ये ड्रोन्स जो डेली हमारे पास आ रहे थे वो मेड इन टर्की थी और ओपनली पाकिस्तान के पीएम ने टर्की को थैंक यू बोला कि थैंक यू आपने हमें हेल्प किया। इमेजिन करो इंडिया का रियल इंटरनेशनल मार्केट में कोई दोस्त नहीं है। तो मोदी जी और जयशंकर ने अच्छा काम किया, लेकिन मंजिल बहुत टफ है। सिर्फ पीआर, फॉलोवर्स और हक देके हम इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जीत पाएंगे। हम इंडियंस को उस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये वीडियो के जरिए मैं अपील करना चाहता हूं कि क्यों हम टर्की और अजरबैजान में अपने पैसे वेस्ट करें। हजारों करोड़ का टूरिज्म हमने उनको दिया और यही पैसे से वो ड्रोन्स बनाते हैं और हमारे सैनिक और देश का खून लेते हैं, बर्बाद करते हैं। तो लेट्स बॉयकॉट टर्की, लेट्स बॉयकॉट बाकू। हमारे भारत देश में और दुनिया में कई जगह बहुत सुंदर है। मैं कहता हूं इजराइल जाइए और हमारे ये इजराइल की दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करिए, रशिया जाइए और हमारी ये दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करिए, और इंडिया में जाइए और इंडिया में भी बहुत सुंदर जगह है, उसे स्ट्रॉन्ग करिए। 5th पॉइंट, शर्म की बात है लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज पे इंडिया हार गया। इंटरनेशनल नैरेटिव में इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि पहले इंडियंस को स्कैम कॉल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि लोग यहाँ पे कॉल सेंटर्स करके लोगों को स्कैम कर रहे हैं। इंडियंस आर नोन टू बी फ्रॉडस्टर्स, जुगाड़ू एंड स्कैमस्टर्स। ये ग्लोबल इमेज है। सेकंड, इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल सोशल मीडिया भी बायस्ड है। शायद इंडिया का ग्रोथ उन्हें देखा नहीं जाता, लेकिन ये भी रियलिटी है कि आज 80% इंडिया गरीब है, 80 करोड़ लोग अनाज पे डिपेंड करते हैं और फ्री रोटी, फ्री कपड़ा, फ्री मकान और रेवड़ी स्कीम पे हमारा जनता जी रहा है। हमारे पास हाइजीन और सिविक सेंस की कमी है। ये हार्ड
हार्श रियलिटी हम एक्सेप्ट कर ले दोस्तों। हम सब इंडियंस को हमारी इमेज सुधारने की बहुत जरूरत है और शर्म की बात यह है कि हमारे न्यूज चैनल ने हमारी बेइज्जती कर दी। न्यूज चैनल के क्लिपिंग्स को कट कट करके पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के गवर्नमेंट और मीडिया ने इंडिया का रेपुटेशन बहुत खराब कर दिया। इमेजिन करो, लोग बोल रहे हैं कि आर्मी घुस गई, पाकिस्तान को कैप्चर कर दिया, कराची को फोड़ दिया। ये यूजलेस सेंसेशनलिज्म, टीआरपी के नाम पे रिपोर्टिंग के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन भारत की एक बेटी पलकी शर्मा ने बहुत अच्छे से मीडिया इंटरव्यूज और मीडिया क्लिपिंग्स देके भारत का नाम इंटरनेशनल मीडिया में अच्छा किया। और मुझे पता नहीं क्यों लोगों को रणवीर अहलूवालिया से इतना इश्यू है। उन्होंने एक पोस्ट निकाला था बोलने के लिए कि पाकिस्तान ऑडियंस, पाकिस्तान आवाम अच्छी है, हमारा जंग मिलिट्री और टेररिस्ट से है, लेकिन लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया। ये ब्लाइंड हेट को छोड़ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्गन पियर्स के शो में उन्होंने दुनिया को यह बताया, और ये हमें बार बार बताना चाहिए कि दोस्तों देखो, ओसामा बिन लादेन जिसने यूएस को तकलीफ दिया था वो भी पाकिस्तान में मिला गया, यानी पाकिस्तान इज अ नोन टेररिस्ट हेवन। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1999 में कारगिल वॉर में जो सोल्जर्स इंडिया पे अटैक करके जो मारे गए, जो पाकिस्तान के शहीद सोल्जर्स थे, उनके बॉडी को पाकिस्तान ने स्वीकारने से मना कर दिया। यानी पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है। उनकी लास्ट राइट्स उनको दफनाया भारत और इंडियन सोल्जर्स ने। यानी पाकिस्तान इस तरह का झूठा है। ये नैरेटिव को हम सबको, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ये फालतू के टीआरपी न्यूज देख के हम हमारे देश का इमेज नीचे न करें। 6 पॉइंट, भारत देश के रियल स्टार्स कौन है? शाहरुख खान, जिसे दुबई में इतना प्यार मिलता है, उनका एक भी मैसेज नहीं आया हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए, पहलगाम के अटैक को क्रिटिसाइज करने के लिए, या पाकिस्तान को बोलने के लिए कि लेट जस्टिस प्रिवेल। हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को अटैक नहीं कर रहे हैं। वेयर इज द किंग खान? कहां के किंग है वो? पैसा इंडिया से कमाते हैं और पाकिस्तान फैंस को खुश करने के लिए एक वर्ड नहीं बोलते। सेम विद आमिर खान, सेम विद सैफ अली खान, सेम विद सल्लू भाई, द रियल बिग बॉस। ये हमारे दिल को राज करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो चुप हो जाते हैं, उन्हें साफ सूझ जाता है। तो ये हमें अलर्ट होना चाहिए कि हम इनके फैंडम में हम लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और इनके नाम पे हम रील्स, मूवीज, मर्चेंडाइज लेते हैं। हमारे रियल हीरोज आर्मी मेंबर्स हैं। और मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं और बहुत लोग मेरे साथ हैं कि आज के बाद जितने भी हम ब्रिजेस बनाए, जितने भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नए बिल्डिंग्स बनाए, उनके नाम कोई एक्टर या पॉलिटिशियन या क्रिकेटर नहीं, लेकिन आर्मी के शहीद या हीरोज के पीछे होने चाहिए। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा एक आप सबको यहाँ की, और इस काम को जितना जल्द हो सके पूरा किया जाना चाहिए। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इतिहास से छेड़छाड़ करने या किसी दुर्भावना अथवा संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होकर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हम यह भी ध्यान रखें कि जिन ब्रिटिश अफसर्स या सोल्जर्स ने देश या क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए कोई सराहनीय कार्य किया है, आगामी पीढ़ी से उनका परिचय कराया जाए और उनके नामों को ससम्मान यथावत रखा जाए। हमारे बच्चे को यह मैसेज देना चाहिए कि हमारे रियल हीरोज कर्नल सोफिया कुरैशी है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है और हमारे आर्मी चीफ से, और जो शहीद हुए वो है। ये टर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। एक्टर्स को अगर पाकिस्तान से प्यार है तो वहां पे सेटल कर सकते हैं। करण जौहर साहब को खास करके फवाद की इतनी याद आती है तो क्यों ना वो पाकिस्तान में सेटल हो जाए। ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो इंसान मेरे देश का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता और मेरे देश के सपोर्ट में आवाज नहीं उठा सकता, वो इंसान ना मेरा पैसा, ना मेरा रिस्पेक्ट, ना मेरा टाइम डिजर्व करता है। अगर आप मेरे सेंटिमेंट से अग्री करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। ब्रांड मोदी, ये पूरे इंसिडेंट में ब्रांड मोदी ने हिट लिया है। पूरे देश को विश्वास था कि मोदी जी देश का बदला लेंगे। इट वॉज अ गिवन। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से कंपेयर करते ही नहीं थे। मोदी जी के वर्ड्स हम सबको मालूम था कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, ना इसे झुकने दूंगा, ना इसे मिटने दूंगा। लेकिन मोदी जी का रिस्पॉन्स बहुत लास्ट आया। वो शांत शांत थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेट किया। तो ये मोदी जी के लिए एक ब्रांड हिट हुआ। ट्विटर पे लोग उनसे नाराज थे। लीडर को टफ टाइम पे दिखना चाहिए, तो उन्होंने बाकी लोगों को आगे किया और वो शांति से बैठे रहे और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत लेट आया। 12 तारीख को रात को 8 बजे आया, सीज फायर को 3 दिन होने के बाद। ऐसे टाइम पे वी वांट टू सी आवर लीडर्स मोर। लेकिन
13 मई को मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया और पाकिस्तान के नैरेटिव को इंटरनेशनल मीडिया के सामने नंगा कर दिया। और वो नैरेटिव क्या था कि आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में, जहां पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने वो एयरपोर्ट तोड़ दिया, उन्हें महीनों लगेंगे, S-400 के साइट्स को खत्म कर दिया। वहां पे मोदी जी आज जाते हैं, वहां पे जवानों को मिलते हैं, एयरफोर्स वाले को मिलते हैं, फोटोज लेते हैं, स्पीच देते हैं और पीछे उनका S-400 दिखता है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को खत्म कर देता है। 8th पॉइंट, इंटरनेशनल सपोर्ट। हमें और मेहनत करना पड़ेगा। 13 को भारत देश ने 70 कंट्रीज को ब्रीफिंग दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने टेररिस्ट को अटैक किया था, मेजर्ड था, नॉट प्रोवोकेटिव था, कैलकुलेटेड था एंड ग्रेट रिस्क लेके दोस्तों, जहां पे पाकिस्तान ने सिविलियन और इंटरनेशनल प्लेन्स का हेल्प लिया था ड्रोन को लॉन्च करने के लिए, ग्रेट रिस्क लेके कि कोई भी सिविलियन या इंटरनेशनल प्लेन को हर्ट ना हो, उन्होंने तभी भी अटैक किया। और अब सीज फायर के बाद छोटे मोटे इंकर्शन हो रहे तो भी भारत रिस्ट्रेंट दिखा रहा है और ये इंटरनेशनल पीआर में स्ट्रांग आना चाहिए। अगली बार इमेजिन करो IMF में फंडिंग न मिले पाकिस्तान को कोई वेपन सप्लाई करने से पहले सोचे। और मुझे लगता है इंडिया को अब अपना इकोनॉमी मसल पावर दिखाने की जरूरत है कि अगर आप पाकिस्तान को सप्लाई करते हो तो हम आपके साथ बिजनेस, टूरिज्म या कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं रखेंगे। इमेजिन करो कुछ साल पहले मलेशिया ने ओपनली भारत को क्रिटिसाइज किया था तो हमारे ट्रेड मिनिस्टर ने उनको बोल दिया कि तुम्हारे साथ पाम ऑयल का बिजनेस नहीं करना है और मलेशिया ने माफी मांगा। और देखो ये वॉर में मलेशिया ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। जैसे BCCI दादागिरी कर सकता है, BCCI को एब्सोल्यूट दादागिरी करना चाहिए कि जिस टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान है उसमें हम खेलेंगे ही नहीं, सेम टीम नहीं चाहिए, सेम वेन्यू नहीं चाहिए, हमें खेलना ही नहीं है। हमारे फिल्म्स की जो दादागिरी है कि कोई पाकिस्तान एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें खेलना ही नहीं है। 9th पॉइंट, डेथ बाय 1000 कट्स। पीस मेंटेन करना है क्योंकि जब आप पागल कुत्ते से लड़ते हो तो आपको ज्यादा रिस्क है, जब आप भिखारी के साथ लड़ते हो तो भिखारी का कुछ नहीं जाएगा, आप गंदे हो जाएंगे, आपका ज्यादा नुकसान है, स्पेशली जब न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 1971 में आप देखो इंदिरा गांधी कितनी स्ट्रांग थी, तब पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं था मेरे दोस्तों। आज उसे एक बटन दबाना है और हारा हुआ इंसान कोई सोचता नहीं है, वो वैसे भी खत्म है तो दुनिया को खत्म कर देगा। इंडिया हैज अ लॉट टू लूज। तो डेथ बाय 1000 पीसेस, डेथ बाय 1000 कट्स, ये स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। और मोदी जी ने फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी यूज किया है कि जहां पे टेरर है वहां पे कोई टॉक नहीं, टॉक होगा तो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए और PAको के वापस लाने के लिए। और इसमें क्लियरली कोई थर्ड कंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेरिका, वी डोंट नीड यू, हम केपेबल है इनफ सॉल्व करने के लिए। और यही एरोगेंस, यही ताकत हमें स्ट्रांग रखना चाहिए। सेकेंड, जहां पे टेरर है वहां पे ट्रेड नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, उस पर ही होगी। और अपने इकोनॉमी और यूथ पे आप भरोसा रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे खून बह रहा है वहां पे पानी नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी को कंट्रोल करो, पानी को कंट्रोल करो। अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगा दो कि पाकिस्तान को पानी ना मिले और वहां पे उनके आवाम ही इंटरनेट टूट जाए। लास्ट 3 साल में अगर आपने फॉलो किया रहेगा तो बहुत ही हाई प्रोफाइल असैसिन्स हुए थे। इसके पीछे शायद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या कोई भी हो, समझदार को इशारा काफी है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बलोच को, उन्हें आप मोटिवेशन दो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने जरूरी और पाकिस्तान में शायद पीस मिल पाएगा। और 10th पॉइंट, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन केलर और लॉन्ग टर्म देश को सर्व करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड करिए पहला चीज कि अपने आप को चाइना से बेंचमार्क करो। और चाइना के साथ बेंचमार्क करोगे तो हर एंटरप्रेन्योर को पता चलेगा कि हमें डबल मेहनत करना है। पूरे देश को अब डबल मेहनत करना है और चाइना को इकोनॉमी में, चाइना को टेक्नोलॉजी में, चाइना को बिजनेस में और लीडरशिप में हमें बीट करना है। सेकेंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज महाराष्ट्र में मराठी बोला, बेंगलोर में कन्नड़ा बोलो, हिंदू आपस में बटे नहीं। मेरे हिसाब से हिंदू, सिख, जैन सब एक ही रूट्स के बिलोंग करते हैं और भारत देश ट्रूली सेक्युलर है। हम एक दूसरे को लैंग्वेज के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट न करके, ये हमारे भारत देश में नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और थर्ड मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम यूजुअली बोलते हैं कि भारत देश में टैक्स टेररिज्म है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ हर भारतीय रेडी रहेगा अगर हम ये 3 स्टेप्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपया बढ़ा दो तो वो 1 रुपये से हमारे पास इतना फंड्स आएगा कि हम इन हाउस
ब्रह्मोस बना सकते हैं। मेरा सेकेंड स्टेप है कि अगर आप जीएसटी का 1% या जीएसटी में 1% ऐड कर दो, 12%, 18%, तो 1% और सही, हम ये मेहनत करके भी और S-400, S-500 और ले सके कि हमारा डिफेंस और स्ट्रांग हो, हमें झुकने की जरूरत नहीं। और मेरा थर्ड रिक्वेस्ट है कि भारत में मोनोपोलीज बहुत हो रहे हैं, तो हमारे जो टॉप 100 रिचेस्ट बिलियनर्स हैं उनका कंबाइंड नेटवर्थ दोस्तों $1 ट्रिलियन है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर उनसे सिर्फ 1% अगर हम टैक्स लेते हैं, सिर्फ $1 ट्रिलियन वाले को 1%, ऐसा बहुत छोटा सा अमाउंट है, $10 बिलियन हो जाता है दोस्तों, विच इज अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 85,000 करोड़। और मोटा मोटी 2,000 करोड़ में एक रफेल आता है, तो शायद भारत देश के पास और 40-50 रफेल खरीदने की ताकत है। तो भले एनिमी 10 रफेल उड़ाए, हमारे पास और रफेल होने चाहिए कि हम और स्ट्राइक करें और हम डिपेंडेंट किसी के पर न रहे, हम इंडिपेंडेंट रहे। और लास्ट में मैं अपील करूंगा कि नेशनल डिफेंस फंड तो एक अच्छा फंड है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंट्रोल करता है, जो आर्मी और शहीद लोगों के बच्चे को एजुकेशन स्कॉलरशिप देता है, लेकिन एक नेशनल आर्मी फंड भी खड़ा होना चाहिए जहां पे CSR और वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस जाए, और ये नेशनल आर्मी फंड में एक्स्ट्रा पैसे से हम और इक्विपमेंट्स खरीदें और भारत के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हर एक इंडियन के साथ ये वीडियो शेयर करना, और आपको नेक्स्ट कौन सा डिटेल वीडियो चाहिए वो आप अपने बिजनेस मेंटर को कमेंट में बताना। टिल देन, जय जवान जय हिंद।